Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज भी हम दो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और कल जो पीवाईक्यू कराई थी उसकी आंसर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तुम्हें पता है क्या करना है, इतने दिन हो गए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं एन इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। ओके जी, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द विच अकाउंट इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमने लोन रिसीव करा है, लोन क्या हो गई, बोरोइंग कर रखी है हमने कंट्री से। बोरोइंग किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में। सो ऑप्शन सी और डी में से होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होता है अकाउंटेंसी का रूल। इकोनॉमिक्स में इसी का उल्टा कर देना। लोन आ रहा है, अकाउंटेंसी के हिसाब से डेबिट करते हैं क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन इकोनॉमिक्स में उल्टा कर देना है। आ रहा है तो क्रेडिट कर दो इसे, तो यहाँ पे को क्रेडिट लिख देंगे ऑफ कैपिटल अकाउंट। से यहाँ पे को कैपिटल अकाउंट और यहाँ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ते हैं फिर। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन इन्वेंट्री। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट हम इसे ही कहते हैं कि हमारी जो फिजिकल कैपिटल है उसमें एडिशन हो, बढ़ोतरी हो, उसके साथ साथ इन्वेंट्री में भी अगर चेंज हो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। स्टेटमेंट टू है, एट इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल। ये भी सही है, इक्विब्रिलियम लेवल में ये दोनों सेम होती है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे कह रहे हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन अ बिड टू डैश द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब ये बताओ आरबीआई क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, बेचेगा, बाई करेगा या सेल करेगा मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। देखते हैं, सबसे पहले है सेल करेगा जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई पब्लिक को सेल करेगा तो पब्लिक उसके बदले क्या देगा, पैसा देगा भाई, रोकड़ा देगा, रुपया। रुपया इकोनॉमी से किसके पास आ रहा है, अब आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास। तो इकोनॉमी से पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, स्टॉक ऑफ मनी और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। असर्शन रीजन, रिच पीपल हैव लोअर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज कंपेयर टू पुअर पीपल। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि रिच लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है। पैसा मतलब इनकम। अब इनकम ज्यादा रहेगी, वो जनरल सी बात है कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, एमपीसी भी ज्यादा होगा उनका। लेकिन एक रियल फैक्ट बताऊं तुम्हें मैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है और कंपनी रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही चलती है कि ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहीं ज्यादा कंज्यूम करेंगे अपनी कंपनी के लिए। लेकिन जनरली ये देखा गया है जो रिच पीपल होते हैं उनके एसेट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लाइबिलिटी। तो एसेट्स बढ़ाने हैं तुम्हें और लाइबिलिटी घटानी है। जेफ बेजोस के एग्जांपल ले लो, इलोन मस्क का एग्जांपल ले लो, उनके एसेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लाइबिलिटी। रीजन में आ जाओ, कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। ये कह रहा है जो कंजम्पशन कर्व है वो वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये होता है जीरो ओरिजिन। ये कह रहे हैं वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट मतलब काटता है, तो अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन से काटता है वाई एक्सिस को, ऐसे कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंजम्पशन कर्व की खासियत ही यही होती है कि वो अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ऐसे ये बता नहीं पा रहे हैं रिच लोगों की एमपीसी ज्यादा क्यों होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। असर्शन रीजन है, दोबारा पढ़ते हैं चलो फिर। एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। तो पहला तो सही है क्योंकि एक्सेस डिमांड कोई भी इंक्रीज नहीं करती है रियल आउटपुट पे, यानी एग्रीगेट सप्लाई। और हमने यही तो पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करती तो या तो ये दोनों इक्वल हो जाते या एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं रीजन इसका, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने तुम्हें बताया था एक्सेस डिमांड तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड, करंट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है अभी भी, को ये बता नहीं पा रही है कि आउटपुट इंक्रीज क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ सही है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं। स्टेटमेंट वन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। तो देखो अकाउंटिंग सेंस की बात हुई है, डेबिट क्रेडिट की बात हुई है, और हमें ये पता है अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं, कुछ ना कुछ करके हम डेबिट क्रेडिट इक्वल लाते हैं। तो अकाउंटिंग सेंस में बीओपी अकाउंट तो हमेशा ही बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक सेंस की बात करें तो उसमें नहीं रह सकता है। उसमें हमें फिर अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो हमें बोरिंग्स करनी पड़ सकती है, कोई
कोई ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस करनी पड़ सकती हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड में आते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन रिस्टोर्स बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन ही अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं जो रिस्टोर करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। कहाँ गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक 1 एंड 2 इन द फिगर। सो ऊपर वाला 1 है, ऊपर वाले 1 में क्या हो रखा है, देखो फर्म से कुछ जा रहा है हाउस होल्ड को, ठीक है, और हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है फर्म्स को। नेक्स्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है फर्म। अब देखो बिना ऑप्शन दिए भी तुम इसका आंसर दे सकते हो। अगर गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा रही है और हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, हाउस होल्ड का फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि कंज्यूम कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। सो कंजम्पशन यहाँ पे को लिख देते हैं कंजम्पशन। उसके साथ साथ अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या हो रहा है, कौन सी इनकम जा रही है हाउस होल्ड को, फैक्टर इनकम जा रही है। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब दे रहा है हाउस होल्ड फर्म को, तो उसके बदले पेमेंट होगी फैक्टर इनकम की। बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते थे तुम ये, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। फैक्टर इनकम और कंजम्पशन है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी लो जी, टिक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या इंक्लूड नहीं करता है, इंटरेस्ट तो करता है, प्रॉफिट भी करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी करता है, याद हो तो रेंट भी करता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इंक्लूड नहीं करता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। आठवें में आते हैं, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब वो पैसा जो पैसा हमने बैंक में रख रखा है। तो पढ़ते हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ पे को लिखा है करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे को तुम्हें मिल जाएंगे बोनस मार्क्स। इसका आंसर दोनों है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट, क्योंकि ये पैसा हम बैंक में ही जमा करते हैं एफडी के फॉर्म में, उन्हें ही डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तभी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, इफ द एमपीएस इज 0.5, वट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता है, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। इन केस ऑफ एमपीएस अगर एमपीसी दिया होता 1 माइनस एमपीसी होता, सो इज इक्वल्स 1 बाई 0.5। जीरो यहाँ से हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 या, सो के की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इसके ऑप्शन में, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अकर्स बाई 3000 करोड़ एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1200 करोड़, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। मतलब इंक्रीज बोला है, इंक्रीज मतलब चेंज, नेशनल इनकम डेल्टा वाई, नेशनल इनकम इनकम एक ही चीज तो है, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज हुआ है, ये डेल्टा आई देती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमें दे रखा है 3000 करोड़, 3000 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई दे रखा है 1200 करोड़। तो दो जीरो से दो जीरो गए, थ्री की टेबल से जा रहे हैं, 3 10 3 4 जा 5/2 आ गया, 5/2 होता है 2.5। तो 2.5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू अ राइज इन एक्सपोर्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर डेप्रिसिएशन हुआ डोमेस्टिक करेंसी का, मतलब बाकी करेंसी के लिए, बाकी फॉरेन कंट्रीज के लिए हमारे वहां का सामान सस्ता हो जाएगा, कम रुपया देना पड़ेगा हमें, इन द सेंस उन लोगों को, हम लोगों को कम रुपया देना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल रूपी यानी रुपया, परचेजिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर में इंक्रीज। तो ये भी सही बात है यार, अगर रुपया गिरेगा डॉलर की पावर बढ़ेगी ना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके ऑप्शन में भी आ रखे हैं, देखते हैं कैसे है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल आइटम इन बीओपी। अब ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत तुच्छ सा क्वेश्चन है ये। इंटेंजिबल आइटम बोले तो सर्विसेज बोल रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो ये है तुम्हारा होमवर्क, कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। हम जाते हैं सेकंड वाले पीवाईक्यू की तरफ। उसके बाद जो ये बचा कुचा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये तुम करोगे खुद, इसके आंसर की मैं दे दूंगा कल वाली वीडियो में। तो सेकंड सैंपल पेपर आपके सामने हाजिर है, इसको करते हैं जल्दी से स्टार्ट और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। अब कह रहे हैं बताओ ये कौन सा फंक्शन है मनी का। पहला पढ़ते हैं, मीजर ऑफ वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट मतलब पेमेंट करना फ्यूचर में, लेकिन इसमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, तुम लोग इसमें कंफ्यूज होते। तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं, कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द आरबीआई हैव डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट, दिस रिप्रेजेंट डैश एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। जी मैंने पढ़ाया था, ये तो डेफिनेशन में ही है। आरबीआई क्या कर रहा है, ओपन मार्केट में इंडियन करेंसी को परचेज कर रहा है, इसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। आगे
पढ़ते हैं आगे। हमसे कह रहे हैं रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट वन, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब पहला तो सही है, टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात हुई है उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के वहां के। पहला सही है। एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद द पॉजिटिव स्लोप। सेकंड तो गलत है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव स्लोप बनाए। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप भी बन सकता है यानी नेगेटिव स्लोप भी बन सकता है, तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट यानी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर वन यानी ए। क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं डेफिसिट इन बीओपी रेफर्स टू एक्सेस ऑफ। ये क्वेश्चन हमने कल या परसों भी करा था। अब सेम क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, पीवाईक्यू है जो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट्स। यानी पेमेंट जब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनकम यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तभी डेफिसिट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम वन एंड कॉलम टू चूज द करेक्ट पेयर। मतलब करेक्ट पेयर फाइंड आउट करने कौन सा सही पेयर में जोड़े में। पहला है वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही, पहला ही सही हो गया जी। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी तो पढ़नी ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बोर्ड्स में तुम्हें। छठे में आते हैं। छठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अच्छा ये ऑप्शन में भी है, हमसे कह रहा है कंप्लीट द टेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट का। अच्छा है तो बहुत सिंपल सा यार, वैल्यू एडेड दे दी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा अगर 2000 की वैल्यू एड हो रखी है, 4000 बचा हुआ तुम खुद कर लोगे यार। इतना सिंपल क्वेश्चन, मूड खराब हो गया है देख के। अगले क्वेश्चन में आता हूँ सीधे। इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30 करोड़, द रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी। कंजम्पशन फंक्शन पूछ रहे हैं हमसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया और ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 है, 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, हमें ये पता है जी। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/4। 4 यहाँ आ गया और ये वहां चले गया। ओके 1/4 होता है 0.25। ओके सो एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.25। ये प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस रहेगा क्योंकि साइन है। माइनस वन करेंगे, माइनस का 0.75 आएगा और यहाँ पे को माइनस एमपीसी बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास बचा 0.75। 0.75 है क्या कहीं? बिल्कुल ये है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में आते हैं जो ऑप्शन में, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग द वैल्यू ऑफ एमपीसी वुड बी। जीरो की इक्वल होगी, इसका मतलब अगर ये इनकम है और ये सेविंग है, इनकम अगर 10 से 20 हो गई और सेविंग भी पहले 10 थी तो ये भी 20 हो गई, तो कंजम्पशन के लिए तो अब कुछ पैसा ही नहीं बचा। अब तुम कहोगे सर कंजम्पशन तो जीरो में नहीं आता है कभी। अरे इंक्रीज की बात हो रही है, इनकम की थोड़ी हो रही है। जितना चेंज हुआ इनकम में सेम उतना ही चेंज है एस में भी हुआ कह रहे हैं। तो मतलब जितनी इनकम बढ़ी वो हमने सब सेविंग में डाल दी, कंजम्पशन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। इक्वल टू जीरो, ये मैंने पढ़ाया था, अगर याद नहीं है यहाँ पे को आई बटन में वीडियो आ रही होगी वो जाके देख लेना। सातवें में आते हैं। सातवें में हमसे कह रहे हैं स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ते हैं फिर। मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है M1 मीजर ऑफ मनी सप्लाई में। सेकंड है मनी सप्लाई M1 वाली जो बात कर रहे हैं रेफर्स टू एसेट्स अवेलेबल विद द कॉमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। इट सपोज द प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड यानी 1 यूरो की बात हो रही है, हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 रुपीज टू 80 रुपीज owing to the market forces. This means that value of Indian currency has। इसका मतलब पहले हमें 1 यूरो लेने के लिए, साइन बन पाएगा क्या यूरो का? डॉलर ले लेते हैं यार, यूरो को डॉलर समझ लेना ठीक। $1 लेने के लिए पहले हमें 70 रुपए देने पड़े थे, लेकिन अब वही $1 जो यूरो है उसको देने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हुई है? रुपए की वैल्यू गिर रखी है, और जब मार्केट फोर्सेस से गिरे से हम कहते हैं डेप्रीशिएशन, ये हो गई है डेप्रीशिएटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शन में क्या आ रखा है? सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच अ केस अज्यूमिंग अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। तो पहला देखते हैं सरप्लस ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री एक्स। नहीं भाई ये नहीं होगा, वो वैसे ही इन्फ्लेशन में चल रही है, तो सरप्लस ट्रेड कहां से होगा? वहां तो और महंगाई होगी, लोग वहां से सामान कम खरीदेंगे, तो ट्रेड कम करेंगे वहां से। सेकंड देखते हैं डेफिसिट ट्रेड बैलेंस ऑफ कंट्री एक्स। हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट भी है, क्योंकि अगर कंट्री एक्स में इन्फ्लेशन है तो लोग कम सामान खरीदेंगे, जनरल सी बात है, कम सामान खरीदेंगे डेफिसिट में जाएगा ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन दिए हैं तो पढ़ते हैं।
पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। पहला तो सही है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो ही ना। नेक्स्ट है रीजन, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेजेस रेट। तो रीजन भी सही है इसका। अच्छा यहाँ काटा क्यों मैंने, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं पता है इस बारी से, क्योंकि हमें बता रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पे को सारे एबल विलिंग पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और यहाँ पे को फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे को ना मिले फुल एम्प्लॉयमेंट, तो दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर कह सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10th में आता है इंडियन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ एमपीएस विल बी द वैल्यू। ओके जी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम खुद कर लोगे। मैं पढ़ता हूँ आगे, और आगे करेंगे हम कोई बड़ा क्वेश्चन नेशनल इनकम का आ जाए, मजे आए। नेशनल इनकम का अच्छा है एक। ओके जी, हमसे कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालो कह रहे हैं हमसे। एनडीपीएफसी निकालने के लिए जीडीपीएमपी निकालना पड़ेगा, और जीडीपीएमपी में कौन सी मेथड लगेगी यहाँ, इनकम मेथड लग रही है यार यहाँ पे को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लोगे। मैं आगे आता हूँ, मैं आता हूँ अब तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। इंडियन इकोनॉमी कहाँ गया, ये रहा जी। इंडियन इकोनॉमी में कह रहे हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट। हैंडीक्राफ्ट तो इंडस्ट्री में आ गया। ड्रीम इन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये भी अलग चीज है। इंट्रोडक्शन टू रेलवे, ये एग्रीकल्चर से रिलेट हो ही नहीं रहे, तो इसका करेक्ट आंसर लैंड सेटलमेंट है, तभी स्टैग्नेशन भी आई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू डैश। तो उसका करेक्ट आंसर है व्हीट एंड राइस। ये तो अभी भी देख सकते हैं, व्हीट और राइस अभी भी हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऑप्शन में आ रखा है डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस। ये मैंने तुमसे कहा था इंपॉर्टेंट है, आएगा, और आ रखा है देखो। इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट श्री पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। स्टेटमेंट दी है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950। सही बात नहीं है, गलत हो गया ये। सेकंड में आते हैं चाइनाज ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नहीं ब्रो, दोनों ही गलत हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब इसका ऑप्शन में आ रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा एचडीआई वाले है, तुम्हें एक चीज याद रखनी है, चाइना सबसे टॉप में है, इंडिया मिडिल में है, और जो पाकिस्तान है सबसे नीचे है। मतलब कोई भी अच्छी चीज होगी चाइना को टॉप में मानना, इंडिया को मिडिल में मानना, पाकिस्तान को सबसे नीचे मानना। यही था इस चैप्टर में, और कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें समरी दे दी है यहाँ 3 सेकंड में ये पूरे चैप्टर की। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवैल्यूएट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। अगर ये नहीं आया ना, जूते फेंक के मारूंगा। मैंने तुम्हें ये 5 बार पढ़ाया था। इसका आंसर है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सॉरी एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन है ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। ये सही बात है, 1980 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी, इसीलिए हम 1991 में एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। रीजन देखते हैं। पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नहीं ये गलत है, पब्लिक सेक्टर था वहां खाली। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो आ जाते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। पहला पढ़ते हैं ब्रेन ड्रेन। ये तो बिल्कुल है जी, ब्रेन ड्रेन मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में। तो इंडिया क्या कर रहा है, स्किल लेबर खो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पहला। सेकंड है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। यूथ लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट, ये सब पढ़ाया था मैंने। थर्ड देखते हैं राइजिंग पॉपुलेशन। हाँ पॉपुलेशन बहुत राइज हो रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अड़चने आ रही हैं। फोर्थ है चेंज इन सोशल आउटलुक। नहीं ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनता ऐसा। सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब बचा हुआ पेपर तुम खुद करोगे। सिंपल से क्वेश्चन है यार क्वेश्चन पेपर में। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कोई क्वेश्चन ना आए कमेंट में जरूर बताना। मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना वीडियो।